बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ पीके और मेरा नाम है शहरियार ताहिर। जनरल ज़िया के दौर में सऊदी अरब में जब एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूँ कि 1979 में 500 के करीब मुसल्लह अफराद ने खाना काबा पर कब्ज़ा कर लिया। सऊदी फ़ौजी दस्तों ने खाना काबा को बाजियाब कराने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। इस कोशिश में सऊदी फ़ौजी का भारी जानी नुकसान भी हुआ। मजबूरन सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान और फ़रांस से मदद की दरख्वास्त की। पाकिस्तान से SSG कमांडोज़ को खाना काबा की हिफाजत के लिए भेज दिया गया। 2 हफ्तों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद खाना काबा को हमलावरों से आज़ाद करवा लिया गया। हमलावरों के सरबराह जुम्मन को 60 साथियों समेत ज़िंदा पकड़ लिया गया। पाक फ़ौज की इस अजीम शान कामयाबी से मुस्लिम दुनिया का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। पाक फ़ौज को इस कामयाब कार्रवाई के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफाई ताउन और भी मज़ीद बढ़ गया। दूसरी तरफ उस वक्त के जनरल ज़ियाउल हक़ को मुस्लिम दुनिया में एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। आज भी मुस्लिम दुनिया में पाक फ़ौज को मकामात मुक़द्दस की हिफाजत करने वाली फ़ौज के तौर पर देखा जाता है, जो कि एक एज़ाज़ की बात है। जहाँ ये वाक़या जनरल ज़ियाउल हक़ को हीरो बनाता है, वहीं सियाचिन पर भारतीय कब्ज़ा इनकी ज़ात को बहुत नुकसान भी पहुँचाता है। बल्कि जब भारत ने सियाचिन पर कब्ज़ा कर लिया तो जनरल ज़ियाउल हक़ का ये बयान सामने आया कि सियाचिन पर तो घास भी नहीं उगती। जनरल ज़िया सियाचिन को भारत से वापस तो ना ले सके, अलबत्ता इन्होंने बाद में भारत को एटमी जंग की धमकी देकर दोनों ममालिक को एक बड़ी एटमी जंग से ज़रूर बचा लिया। हुआ कुछ यूँ कि 1987 में भारत में बैरिस्टिक के नाम से राजस्थान में जंगी मशक़ें जारी थी। जनरल ज़ियाउल हक़ को खुफिया इत्तला मिली कि भारत इन मशक़ों की आड़ में पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। जनरल ज़ियाउल हक़ पाक भारत टेस्ट मैच देखने के बहाने बिन बुलाए भारत पहुँचे और वज़ीर आज़म राजीव गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात में इन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म को वार्निंग दी कि अगर भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान जवाब में जोड़ी हथियार इस्तेमाल करेगा। ये धमकी काम कर गई और राजीव गांधी ने पाकिस्तानी सरहदों से फ़ौज वापस हटा ली। जनरल ज़िया को आइन से चिढ़ थी। वो कहा करते थे कि ये 12 सिफ़ात का किताबचा है जो किसी भी वक्त फाड़ कर फेंका जा सकता है। इसीलिए वो आइन में मन मर्जी तरमीम करते रहते थे ताकि इक़्तिदार पर इनकी गिरफ्त देर तक कायम रहे। इन्होंने दस्तूर की इस्लामाइजेशन का सिलसिला शुरू किया। इन्हीं के दौर में गली मोहल्लों में नमाज़ पढ़ाने के लिए सलात कमेटी कायम की गई। बैंक अकाउंट से ज़कात काटी जाने लगी। अदालतों में काजी मुकर्रर कर दिए गए। शरई सज़ाएँ नाफिज हुई। इस्लामी नज़रियाती कौंसल, शरीयत कोर्ट और रुवत हलाल कमेटी का क़याम भी ज़ियाउल हक़ के ही कारनामे हैं। इनके दौर में तौहीन मज़हब पर मौत की सज़ा भी मुकर्रर हुई। जनरल ज़िया ने आर्टिकल 62 और 63 को भी आइन का हिस्सा बनाया, जिसके तहत हर रुकन असम्बली का सादिक और अमीन होना लाजमी करार पाया। इसी शिक के तहत बाद में एक वज़ीर आज़म और एक वज़ीर ख़ारजा ताहयात नायल हुए। जनरल ज़िया के आइन में 8वीं तरमीम करके 98 2B को शामिल किया। इस शिक के तहत सदर को असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार मिल गया। दिसंबर 1984 में जनरल ज़िया ने मुल्क भर में रेफरेंडम भी करवाया। इस रेफरेंडम में लोगों से सवाल किया गया कि अगर वो मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो जनरल ज़ियाउल हक़ अगले 5 साल तक सदर रहेंगे। रेफरेंडम में बच्चों तक को वोट डालने तक की इजाज़त दी गई और फिर जैसा कि तवक्को थी, जनरल सदर ज़ियाउल हक़ 97.7% की भारी अक्सरियत के साथ रेफरेंडम जीत गए। किसी सितम ज़रीफ़ ने इस रेफरेंडम पर एक फ़िक्रा कसा कि जनरल ज़ियाउल हक़ इस्लाम के नाम पर ख़ुद को नाफिज करते रहे। मुख्तसर ये कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने आइन के तहत सारे इख्तियारात अपने कब्ज़े में करने के बाद 1985 में इलेक्शन करवा दिए। ये इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर करवाए गए थे, जिससे मुल्क भर में बरादरीज़म को फ़रोग़ मिला। इलेक्शन के बाद जनरल ज़िया ने असम्बली में वोटिंग कराने के बजाय अपनी मर्ज़ी से मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म बना दिया। ज़्यादातर रुकने असम्बली जुनेजो को जानते तक नहीं थे और एक दूसरे से पूछते फिरते थे कि ये मोहम्मद खान जुनेजो कौन है। जुनेजो बहरहाल एक सियासतदान थे और ख़ुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। इन्होंने इख्तियारात को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिशें शुरू कर दी। आखिरी दिनों में वो कई मामलात में जनरल ज़िया से मशवरा भी नहीं करते थे। अफ़गानिस्तान से रूसी अफवाज के इनखला के लिए गैनवो कन्वेक्शन के मुआहदे पर इन्होंने ज़िया से मशवरे के बगैर ही दस्तखत कर दिए। ऐसा करने पर
जुनेजो को भी वही सज़ा मिली जो गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद से लेकर सिकंदर मिर्ज़ा तक के दौर में तमाम वज़ीर आज़म को मिलती रही। जुनेजो के इक़दामात जब जनरल ज़िया की बर्दाश्त से बाहर हो गए तो इन्होंने अपने ही आइनी तरमीम के मुताबिक पहली बार 58(2)B का इख्तियार इस्तेमाल किया और जुनेजो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया। जनरल ज़िया नवाज शरीफ की सरपरस्ती कर रहे थे जो इस वक्त पंजाब हुकूमत के वज़ीर आला थे। जब जुनेजो की हुकूमत बरतरफ की गई तो नवाज शरीफ को बरतरफ नहीं किया गया बल्कि इन्हें निगरान वज़ीर आला के तौर पर बरकरार रखा गया। ज़िया दौर में मुल्क के मुआशी हालात बेहतर थे और पाकिस्तानियों की दुनिया भर में इज़्ज़त होती थी, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि रूस के मुकाबले में पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन चुका था। 23 साल से लगी मुआशी पाबंदियाँ अमेरिका ने हटा दी थी। अमेरिका इमदाद का सिलसिला भी शुरू हो गया था। इस वक्त रूस मुखालिफ यूरोपीय ममालिक भी पाकिस्तान के बहुत करीब आ चुके थे। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोज़गार कमाने के लिए गए, जिसकी वजह से आम लोगों की मुआशी हालात बेहतर हुए। ताहम इनके मुखालिफिन इस तरक्की को मसनूई तरक्की और अमरीकी इमदाद का नतीजा करार देते हैं। जनरल ज़िया की हुकूमत के सियासी हालात की मुख्तसर कहानी तो आपने देखी, लेकिन ज़िया दौर की असल कहानी और ही कुछ है। वो कौन सा वाक़या था जिसने जनरल ज़िया और अमेरिका को अफ़गान जंग में कूदने पर मजबूर कर दिया? वो कौन सा 43 मिनट का कमांडो ऑपरेशन था जिसने 12 लाख अफ़गानियों की जान ले ली और एक सुपर पावर को टुकड़े टुकड़े कर दिया? और जनरल ज़िया ने रूस का गर्म पानियों तक पहुंचने का ख्वाब कैसे चकनाचूर किया? ये सब देखें आप अगली किस्त में। और इसी तरह की हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हिस्ट्री ऑफ पीके को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।